हे वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ एमसीएस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 8 ऑफ एमसीएस, जो कि है संदीप अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस रिलेटेड है कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, सेक्शन 164, सेक्शन 167 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस केस में हुआ क्या ये समझते हैं। इस केस में दो डायरेक्टर्स थे दो कंपनी के, वो दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि ऑन द ग्राउंड दैट उन्होंने कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर ऑफ कंपनी से उस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देता है। उसके बाद क्या आई, एक फ्रेश स्टार्ट स्कीम। हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस अब बोर्ड पे। सबसे पहले क्या हुआ, ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या होगी, इसको आरओसी ने अपने रजिस्टर ऑफ कंपनी से स्ट्राइक ऑफ कर दिया। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का एक ग्राउंड होता है, सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। उसमें से ये ग्राउंड है कि अगर कंपनी ने 5 फाइनेंशियल ईयर्स की एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल नहीं करी, एमजीटी 7 एओसी 4 फाइल नहीं किया किसको, आरओसी को, तो कंपनी का वाइंडिंग अप करा दो। कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, कंपनी अब चल ही नहीं रही है, तो आरओसी ने इसको अपनी किताब से स्ट्राइक ऑफ भी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी या तो बिजनेस नहीं कर रही होगी, और वैसे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर ही नहीं रही थी इस केस में। उसके बाद क्या हुआ, इसको स्ट्राइक ऑफ किया 30 जून 2017 को, स्ट्राइक ऑफ कर दिया। उसके बाद डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया। डायरेक्टर्स क्या हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए as per section 164(2)(a। as per section 164(2)(a डायरेक्टर्स क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए 5 साल के लिए for 5 years from 1st November 2016 to 31st November 2021। ये क्या हो गए, 5 साल के लिए क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद क्या होता है ना, इनके जो डिन और डीएससी हैं वो भी कैंसिल कर दिए गए। ये भी कैंसिल कर दिए गए। सेक्शन 167 में लिखा है, सेक्शन 167(1)(a) में लिखा है, जो डायरेक्टर सेक्शन 164 में डिस्क्वालीफाई है उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। सेक्शन 164 कहता है कि जो डायरेक्टर्स यहाँ पे इस कंडीशन में आ रहे हैं ना, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, वो किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। इसका मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब उसी कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते। सेक्शन 167 कह रहा है जिस भी कंपनी में वो डायरेक्टर हैं उन्हें उस कंपनी से ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। इसका मतलब उस कंपनी को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यहाँ अपॉइंटमेंट की बात हुई है और यहाँ पे वेकेशन की बात हुई है। ये 164 में डिस्क्वालीफाई हो गए और 167 में इनको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। कौन सी कंपनी में से, कुशाल पावर में से। एक कंपनी है इनकी कोक्सन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी सही चल रही है। ये कंपनी क्या चल रही है, ये कंपनी अभी एक्टिव कंपनी थी। ये कंपनी अभी तक क्या थी, एक्टिव कंपनी थी। और इस बीच क्या होता है, एक कोविड-19 पैंडेमिक में एक स्कीम आती है गवर्नमेंट की, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। इस स्कीम में क्या कहा गया कि आपके अगर कोई भी पेंडिंग फाइलिंग्स है ना, पेंडिंग क्या है, फाइलिंग आपकी कोई पेंडिंग है
तो उसको आप फाइल कर लो, आपने फॉर्म फाइल कर लो, आप पे कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी, आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और अदर चार्जेस, कोई और चार्जेस भी आप पे नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा। आप कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 में ये सब कर लो। ये स्कीम आई थी 30 मार्च 2020, जो कि पहले थी 30 सितंबर तक, उसके बाद ये एक्सटेंड होगी थी 30 दिसंबर तक। 9 महीने का टाइम मिला, 9 मंथ्स का टाइम मिला कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम में। अब ऐसी स्कीम क्या है ना, ऐसी स्कीम्स आती रहती हैं, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लाती रहती हैं। आपने टैक्स में भी सुना होगा कि स्कीम आई कि ब्लैक मनी है आपके पास, अगर आपके पास ब्लैक मनी है, ऐसा पैसा है जिसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया, तो आप अथॉरिटी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को जमा करा दो, 40% टैक्स दे दो, फ्लैट 40% टैक्स दे दो, और अपना बाकी वाइट मनी एंजॉय करो। आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, आप अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी करा लो, 40% टैक्स दो और एंजॉय करो। ऐसी स्कीम पता क्यों आती है? ऐसी स्कीम कुछ ही टाइम के लिए आती है, इनको क्या बोलते हैं, स्पेशल स्कीम्स बोलते हैं। ये कुछ ही टाइम के लिए आती हैं और इन स्कीम्स का फायदा काफी लोग लेते हैं। फ्रेश स्टार्ट स्कीम का फायदा अप्रोक्सीमेटली 5 लाख कंपनियों ने लिया था, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख कंपनियों ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम का फायदा लिया था। एक डायरेक्ट टैक्स की स्कीम भी आई थी, विवाद से विश्वास, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम आई थी। तो ये स्कीम गवर्नमेंट लाती रहती है टाइम टू टाइम। ये क्या होती है, एक ब्लैंकेट स्कीम होती है, ये सबको फायदा देती है। तो इस स्कीम में जितने भी डिस्प्यूटेड आपकी फाइलिंग है, जितनी भी आपकी पेंडिंग फाइलिंग है, उसको आप कर लो। आपको कोई एडिशनल फीस नहीं देनी, आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी, आपके ऊपर कोई और चार्जेस नहीं लगेंगे। आप ये फाइल करो, आप अपना एमसी के पोर्टल पे फाइल करो, कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी। और एक आपको CFSS फॉर्म फाइल करना था, उसके बाद आपको एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। कंपनीज को क्या मिल गया, इम्यूनिटी सर्टिफिकेट। तो इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे संदीप अग्रवाल जी, तो इन्होंने बोला कि हमारा जो है ना डिन और DSC कैंसिल कर रखा है, डिन और DSC क्या कर रखा है, कैंसिल कर रखा है, और हमें कोक्सन पेपर्स की फाइलिंग्स करनी है। हमें क्या करनी है, कोक्सन पेपर्स की फाइलिंग करनी है। हमारा डिन DSC कैंसिल हो रखा है। इस स्कीम का फायदा हम कैसे लें? ये स्कीम सबके लिए आती है, पब्लिक एट लार्ज के लिए आती है, और स्कीम का पर्पज ही होता है कि सबको फायदा मिले। अगर कुछ ही लोगों को फायदा मिल रहा है तो ऐसी स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं होता, उसका कोई पर्पज नहीं होता। ये कहते हैं कि हम डिस्क्वालीफाई तो कुशाल पावर्स की वजह से है ना, कुशाल पावर बंद होगी यार। अब तो एटलीस्ट इस कंपनी के लिए तो हमें स्कीम यूज करने दी जाए, एटलीस्ट कोक्सन पेपर्स के लिए तो ये हमें स्कीम, एटलीस्ट इस कंपनी के लिए तो हमें स्कीम मिले। हाई कोर्ट कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, हाई कोर्ट क्या कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है। हाई कोर्ट दो ग्राउंड रखता है कि इनका DSC और डिन इनका रिएक्टिवेट कर दिया जाए और डिस्क्वालिफिकेशन इनकी सेट असाइड कर दी जाए। 2 ग्राउंड देता है, उनमें से पहला ग्राउंड हाई कोर्ट देता है, उनमें से पहला ग्राउंड देता है कि जो सेक्शन 64(2) और सेक्शन 67(1)(a) इनमें अमेंडमेंट हुई थी। इनमें क्या हुई थी, मटीरियल अमेंडमेंट हुई थी बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट की वजह से इन दोनों सेक्शंस में क्या हुई थी, एक मटीरियल अमेंडमेंट हुई थी जो कि इफेक्टिव थी विद इफेक्ट फ्रॉम 7 मई 2018। ये इसकी इफेक्टिव डेट थी। और अगर आप यहां चलो तो इनको डिस्क्वालीफाई कब से कब तक किया गया, 1 नवंबर 2016 से। ये डेट देख रहे हो, हाई कोर्ट कहता है कि ये जो सेक्शंस है ना दोनों, दे कैनॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली।
दे कैन नॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली, और आप इन सेक्शंस को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते, आप इन सेक्शंस को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते। दूसरा हाई कोर्ट ये बोलता है कि अगर आपने इनको फ्रेश स्टार्ट स्कीम में नहीं आने दिया ना, ड्यू टू, क्योंकि इनके डीएससी और डिन कैंसिल है, और इनको अगर आपने रीएक्टिवेट नहीं किया तो इस स्कीम का फायदा क्या हुआ? ये स्कीम अगर ये यूज ही नहीं कर पाएंगे तो स्कीम क्या हो जाएगी? यूजलेस हो जाएगी, स्कीम का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। तो हाई कोर्ट ने इन दो ग्राउंड पे बोला कि इनके डिन और डीएससी क्या किए जाए? रीएक्टिवेट किया जाए विद इन 3 days। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उससे 3 दिन में रीएक्टिवेट किया जाए, और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या की जाए? कैंसिल की जाए। इनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या की जाए? कैंसिल की जाए। अब हमारा नेक्स्ट केस आता है पंकज कुमार मिश्रा वर्सेस आरओसी मुंबई। इस केस में क्या हुआ? एक कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो गया। कंपनी का स्ट्राइक ऑफ कब हो जाता है? कंपनी ने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया, कंपनी फेल टू कमेंस इस बिजनेस, या फिर कंपनी खुद ही एसआर पास करके आरओसी को बोले कि हमारी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ कर दो। तो क्या होता है? आरओसी उस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से। सेक्शन 248 डील करता है स्ट्राइकिंग ऑफ से। एक कंपनी का क्या हो गया? स्ट्राइक ऑफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा क्या बोला? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कि हमें ना इस कंपनी की क्या करनी है, हमें इस कंपनी का कुछ असेसमेंट करनी है। 2011-12 असेसमेंट ईयर 2011-12 की कुछ इनकम पे इन्होंने टैक्स नहीं दिया, उस कंपनी की हमको क्या करनी है? असेसमेंट करनी है। और ये जो डिफॉल्ट कंपनी है, डिफॉल्ट कंपनी कौन सी होती है? जिसके पास कोई असेट्स लायबिलिटीज नहीं होती, उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, हम नहीं कर पाएंगे इनकी असेसमेंट। हमें अगर असेसमेंट करनी है ढंग से तो इस कंपनी का नाम क्या कर दो? रिस्टोर कर दो रजिस्टर ऑफ कंपनी में से, ताकि गवर्नमेंट को लॉस ना हो रिवेन्यू का। स्ट्राइकिंग ऑफ के सेक्शन क्या है? सेक्शन 248 स्ट्राइकिंग ऑफ का सेक्शन है। आरओसी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। इस कंपनी का नाम था विकिंग शिप मैनेजर्स, विकिंग शिप मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। आरओसी ने क्या कर दिया? इस कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर पास हो गया, स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया इस कंपनी का। स्ट्राइकिंग ऑफ कैसे होता है कि कंपनी ने एसआर पास करके यहाँ तो बोल दिया कि हमारा स्ट्राइक ऑफ कर दो, या कंपनी है फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस, या फिर कंपनी क्या है? इनएक्टिव है और कोई बिजनेस नहीं कर रही, तो उसको क्या कर देते हैं? स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। अब क्या हुआ? इस कंपनी के स्ट्राइकिंग ऑफ के बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इन्होंने एज पर सेक्शन 252 क्या किया? एनसीएलटी को अपील लगाई, अपील अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग ऑफ, कि इस कंपनी को ना रिस्टोर कर दो, इस कंपनी को क्या कर दो? रिस्टोर कर दो, रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। क्योंकि इस कंपनी की ना एक असेसमेंट ईयर 2011-12 की कोई इनकम है जिसपे इन्होंने टैक्स पे नहीं किया, और ड्यू टू ये कंपनी क्या हो चुकी है? स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है। ये कंपनी क्या हो चुकी है? डिफॉल्ट कंपनी हो चुकी है। डिफॉल्ट कंपनी क्या होती है? जिसके पास नो एसेट्स और नो लायबिलिटीज, ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंपनी। ऐसी कंपनी का असेसमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस कंपनी का नाम रिस्टोर कर दोगे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा। अगर आपने नाम रिस्टोर नहीं किया तो गवर्नमेंट को क्या होगा? लॉस ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोविजन टू सेक्शन 252 में क्या लिखा है? कि अगर ऐसी कोई अपील आती है तो अपॉर्चुनिटी टू गिव ऑब्जेक्शन, अपॉर्चुनिटी टू गिव रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है कंपनी को, आरओसी को एंड ऑल पर्सन्स कंसर्न्ड को। एनसीएलटी ने आरओसी को बोला तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? आरओसी बोला कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरी तरफ से क्या है? आई हैव नो ऑब्जेक्शन। एनसीएलटी ने कंपनी को कोई नोटिस नहीं दिया ऐसी बात का, और कंपनी का नाम क्या हो गया? रिस्टोर कर दिया गया। आरओसी ने क्या कर दिया? नाम रिस्टोर कर दिया गया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट
जो पंकज कुमार मिश्रा जी हैं इस कंपनी के एक्स डायरेक्टर और प्रमोटर, एक्स डायरेक्टर एंड प्रमोटर एंड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, प्रमोटर और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, इन्होंने क्या किया, एनसीएलटी में क्या कर दी, अपील कर दी कि कंपनी से बिना पूछे, कंपनी को नोटिस नहीं दिया, हमको नोटिस नहीं दिया, उसके बिना पूछे आपने क्या कर दिया, कंपनी का नाम क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, हमसे तो पूछ लेते। तो कंपनी ने कहा इस ऑर्डर को क्या करो, सेट असाइड करो। पंकज जी ने क्या बोला, इस ऑर्डर को क्या करो, एनसीएलटी के सेट असाइड करो और हमारा कोई रिस्टोर विस्टोर मत कराओ ना हो। एनसीएलटी ने बोला देखो रिस्टोर होगा या नहीं ये तो बाद की बात है। एनसीएलटी को बोला ये हम क्या कर रहे हैं, आपके पास मैटर वापस रेमिट कर रहे हैं, आप कंपनी को नोटिस दो, आप कंपनी से ऑब्जेक्शन मंगाओ और उसके बेसिस पे डिसाइड करो। एनसीएलटी ने क्या बोला कि जो आपने बिना कंपनी को नोटिस दिए जो अपने ऑर्डर पास कर दिए रिस्टोरेशन का, एक गलत है। एज पर सेक्शन 252 रेड प्लस रूल 37 ऑफ एनसीएलटी रूल्स में भी लिखा है कि अगर आपको कोई सुनवाई करनी है ना, कोई पेटिशन आई है, एप्लीकेशन आई है, तो आप सामने वाली पार्टी को क्या करोगे, सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजोगे, राइट टू रिप्रेजेंटेशन दोगे, राइट टू उनको अपना केस लड़ने का मौका तो दोगे। आपने तो कोई केस लड़ने का उनको मौका ही नहीं दिया, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो मिला ही नहीं, राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन तो मिला ही नहीं। ये केस वापस कहाँ चला गया, एनसीएलटी में। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये पंकज जी हैं ये चाहते क्या होंगे, क्या ये चाहते होंगे कि मेरा केस रेमिट हो जाए एनसीएलटी के पास, या फिर इनका इंटेंशन होगा कि मेरा केस जाए ही ना, एनसीएलटी क्या बोले कि हम रिस्टोर ही नहीं कर रहे कंपनी का नेम। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप रिस्टोर कर देते हो ना नेम हमारा, तो हमारे लिए बड़ा बर्डनसम होगा, हमारे पास फिलहाल के टाइम पे इस कंपनी में कोई एम्प्लॉय भी नहीं है, और आप रिस्टोर कर दोगे तो हमारे लिए क्या होगा, बर्डनसम होगा, इसको रिस्टोर मत करो। तो उसके अंदर से इंटेंशन क्या होगी, ऊपर से तो उसने क्या ढूंढ लिया, ये कंपनी को ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं दिया, ये ढूंढ लिया। यहाँ पे इस पॉइंट के बेसिस पे उसने अपील कर दी। अंदर से उसकी इच्छा यही होगी कि हमारा इनकम टैक्स में मैटर जाए ना, एनसीएलटी ही रफा दफा कर दे, पर ऐसा हुआ नहीं। ये मैटर कहाँ चला गया वापस, एनसीएलटी में। एनसीएलटी ने बोला इनको राइट टू रिप्रेजेंटेशन दो और मैटर सुन के फिर डिसाइड करो कि क्या होगा। नेक्स्ट केस आता है हमारा केस नंबर 10। इसमें क्या पूछा गया है कि वेदर डायरेक्टर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स इवन आफ्टर रेजिग्नेशन। क्या रेजिग्नेशन के बाद डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे अफेयर्स में? डे टू डे अफेयर्स में इसमें प्राइमरी क्वेश्चन क्या है कि चेक्स क्या होगा, डिसऑनर हो गए, चेक्स क्या होगा, डिसऑनर हो गए, डायरेक्टर क्या हो गया, रिजाइन कर दिया, पर उस डायरेक्टर के खिलाफ क्या कर दिया, केस कर दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर क्या आया, नो। बड़ा आसान सा केस है, इसमें कुछ खास है नहीं। एक डायरेक्टर था जिसने रेजिग्नेशन कर दिया, रेजिग्नेशन विद इफेक्ट फ्रॉम, रेजिग्नेशन किया विद इफेक्ट फ्रॉम 27 अक्टूबर 2010। आज के टाइम पे फॉर्म DIR 12 फाइल होता है, उस टाइम फॉर्म फाइल होता था फॉर्म 32। आज क्या फाइल होता है, DIR 12। ROC को फाइल कर दिया फॉर्म 32 4 जनवरी 2011 को। विद इन टाइम फाइल किया होगा, विद इन टाइम फाइल किया है, 1 महीने के अंदर फाइल कर दिया। अब क्या हुआ ना, 8 साल बाद, 8 years लेटर, 2019 के करीब, 2019 या 20 के करीब एक कंपनी ने इस डायरेक्टर के अगेंस्ट क्या कर दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सूट लगा दिया, क्योंकि इनके चेक्स डिसऑनर हो गए। इनके क्या हो गए, चेक्स डिसऑनर हो गए।
5 चेक डिसऑनर हो गए तो 5 केस लगा दिए। हाई कोर्ट कहता है तुम पागल हो क्या करने आए हो यहाँ पे? आफ्टर रेजिग्नेशन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पर ये कंपनी कहती है कि सर देखो ये जो डायरेक्टर था ना, जब एग्रीमेंट हो रहा था 8-9 साल पहले जब एग्रीमेंट हो रहा था तब उसकी डिस्कशन में तो इन्वॉल्व था, तो अब क्या करें, अब तो डायरेक्टर नहीं है। क्योंकि जब तुमने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया ये डायरेक्टर नहीं था, जब तुम्हारे चेक्स डिसऑनर हुए तब ये डायरेक्टर नहीं था, तो इसके खिलाफ क्यों आ रहे हो? तो हाईकोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि ये सूट क्या है, सेट असाइड है, मेंटेनेबल नहीं है, बकवास का केस है, हटा इसको। नेक्स्ट केस आता है हमारा डॉक्टर राजेश कुमार यदुवंशी वर्सेस एसएफआईओ। पहले समझते हैं एसएफआईओ क्या करता है। एसएफआईओ ना सिर्फ कॉर्पोरेट मैटर्स, जो कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट मैटर्स होते हैं, फ्रॉड के मैटर्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? एसएफआईओ में। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, नाम से ही पता चल रहा है सीरियस फ्रॉड। जो हज़ारों करोड़ के फ्रॉड होते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं? एसएफआईओ में। सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन करती है एसएफआईओ को कौन से फ्रॉड आप इन्वेस्टिगेट करो, और बहुत बड़े बड़े केस डील करता है एसएफआईओ। और बहुत ऐसे छोटे मोटे केस तो मतलब ये डील ही नहीं करता। सेक्शन 212 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? एसएफआईओ में होती है। इस केस में भी ना 50-60 हज़ार करोड़ का फ्रॉड था। जो इस केस में जो फ्रॉड था वो कितने करोड़ का था? 50-60 हज़ार करोड़ का। इनफैक्ट इस केस में जो कंप्लेंट थी ना, वो ही 70,000 पेज की थी। कितनी थी? 70,000 पेजेस की कंप्लेंट थी। सोच के देख लो कि ये कमरा भर जाए इतनी बड़ी, तो सिर्फ एक कंप्लेंट थी, इतने पेजों की कंप्लेंट थी। तो इसमें देखते हैं हुआ क्या था। एक कंपनी है भूषण स्टील, कंपनी का नाम क्या है? भूषण स्टील लिमिटेड। इसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पे ना, उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पे साइफनिंग ऑफ फंड्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फ्रॉड, ठीक है, ऐसे ऐसे केस इस कंपनी पे चल रहे थे। 70,000 पेजेस की क्या थी? कंप्लेंट थी। करीबन 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़, 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है भूषण स्टील लिमिटेड में। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है, कंप्लेंट में मेंशन्ड है। इसमें क्या था ना, हमारे केस में हमको क्या पढ़ना है, जो डॉक्टर राजेश कुमार है ना, डॉक्टर राजेश नॉमिनी डायरेक्टर थे। क्या थे? नॉमिनी डायरेक्टर। पंजाब नेशनल बैंक के, ऑन द बोर्ड ऑफ भूषण स्टील। इस कंपनी पे सेक्शन 129, सेक्शन 128, सेक्शन 447, सेक्शन 448 और भी पता नहीं हज़ारों कितने सेक्शन इस कंपनी पे लगे हैं फ्रॉड के, कि यहाँ पे गलत किया, वहाँ पे गलत किया। इन्होंने क्या किया? कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कंपनीज बनाया है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कंपनीज फॉर साइफनिंग ऑफ फंड्स, और इन्होंने मिसयूज़ किया है कैपिटल स्ट्रक्चर, मिसयूज़ किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे इन्होंने प्रिंसिपल्स को पानी में डाल दिया। तो क्या हुआ कि एसएफआईओ ने डॉक्टर राजेश को भी क्या भेज दिया? सम्मन भेज दिया। बोला कि तुम भी, एसएफआईओ बोला कि तुम भी क्या हो, फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। डॉक्टर राजेश कहता है सर, डॉक्टर राजेश की तो नींद उड़ गई होगी यार, मतलब एसएफआईओ से इनको क्या आ गया, सम्मन आ गया, मतलब इनको तो हक्के बक्के हो गए होंगे, मतलब बहुत सीरियस मैटर जाते हैं। और
ये कह रहे हैं कि मैं कैसे इन्वॉल्व हूँ यार, मैं तो नॉमिनी डायरेक्टर हूँ। नॉमिनी डायरेक्टर को तो कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं मिलता, इनको कोई भी डे टू डे अफेयर्स का काम नहीं मिलता। ये तो सिर्फ, ये कुछ नहीं मिलता, ये तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करने जाते हैं और जिस बैंक ने या जिस कंपनी ने इनको नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया होता है उसके इंटरेस्ट की बात करने जाते हैं। बस ये देखने जाते हैं कि उसका इंटरेस्ट तो कहीं अफेक्ट नहीं हो रहा। अगर उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो वहाँ वो बोलता है कि ये आप कर सकते हो या ये आप नहीं कर सकते। तो डॉक्टर राजेश जी बोले हाई कोर्ट को, सर एसएफआईओ की कंप्लेंट, एसएफआईओ का सम्मन आ गया, बचा लो। हाई कोर्ट कहते कोई नहीं, टेंशन ना ले, बैठे हैं हम। हाई कोर्ट ने बोला एसएफआईओ को कि आपकी कंप्लेंट जो है 70,000 पेज की जो आपकी कंप्लेंट है उसमें आपने कहीं पे भी मेंशन ये नहीं किया, उसमें आपने कहीं पे भी मेंशन ये नहीं किया कि स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं मेंशन किया आपने, स्पेसिफिक एलिगेशंस मेंशन नहीं की अगेंस्ट मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश कहाँ चले गए? दिल्ली हाई कोर्ट में। इन्होंने क्या डाली? रिवीजन पिटीशन की एसएफआईओ के ऑर्डर को रिवाइज करो सर, हमारे अगेंस्ट हमें भी कह रहे हैं आप फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। हाई कोर्ट ने कहा कि नॉमिनी डायरेक्टर सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आता है और जो कंपनी उसे नॉमिनेट करती है उसके इंटरेस्ट की बात करता है। उसको इतना पता नहीं चलता, उसको इतना नहीं पता चलता कि कंपनी में डे टू डे क्या हो रहा है और कंपनी में फ्रॉड कैसे हो रहा है, क्योंकि हजारों करोड़ का फ्रॉड है। कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है इस बात की खबर नॉमिनी डायरेक्टर को हो, इसके चांसेस कम होते हैं और वो इन्वॉल्व हो, इसके चांसेस और भी कम होते हैं। एसएफआईओ ने बोला कि आप जो हो इन्वॉल्व्ड हो किसके साथ? प्रमोटर्स के साथ। हाई कोर्ट बोलता है कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है ही नहीं कि मिस्टर राजेश इन्वॉल्व्ड है। एसएफआईओ आप सिर्फ इतना बोल रहे हो, एसएफआईओ आप सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हो कि जो नॉमिनी डायरेक्टर है उसने क्या दिखाया? नेग्लिजेंस दिखाया है, उसने अपने काम में नेग्लिजेंस दिखाया है। नेग्लिजेंस वर्सेस इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत दो अलग चीजें हैं। नेग्लिजेंस ये फ्रॉड में नहीं आता। क्या है? ये फ्रॉड में नहीं आता, ये ऑफेंस नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर है, हम भी समझ सकते हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर है, डे टू डे अफेयर्स में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन इसको कैसे पता? और इसको पता होने के चांसेस भी क्या है? बहुत कम है। और इन्वॉल्वमेंट क्या है? फ्रॉड है। अगर वो इन्वॉल्व होते तो क्या होते? फ्रॉड होता। पर वो इन्वॉल्व क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर क्या इन्वॉल्व नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि इसको अपना सम्मन वापस लो और एसएफआईओ का सम्मन और एसएफआईओ का ऑर्डर क्या किया? सेट असाइड कर दिया। किसके फेवर में आया? डॉक्टर राजेश के फेवर में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। नेक्स्ट केस आता है हमारा QVC एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कॉस्मिक फेरो एलॉयज लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ ना, इस केस में बात हो रही है रिमूवल ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर की विद मेजॉरिटी वोट। क्या मेजॉरिटी वोट से अगर नॉमिनी डायरेक्टर को रिमूव किया है तो क्या रिमूवल ठीक है? तो आप कहोगे सर ऐसे ही होता है, डायरेक्टर रिमूव और अपॉइंट कैसे होता है? बाय मेजॉरिटी वोट ही होता है। कंपनी में सारे डिसीजन कैसे होते हैं? बाय मेजॉरिटी। कंपनी में चलता क्या है? मेजॉरिटी रूल चलता है। तो इसमें केस कैसे हो गया? केस के फैक्ट्स थोड़े समझो तो आपको पता चलेगा कि केस है क्या। ये दो कंपनी थी, QVC एक्सपोर्ट्स और यूनाइटेड ट्रेडको FZC। ये कहाँ की कंपनी है? इंडिया की। और ये काम की कंपनी है UAE की। इन दोनों ने मिलके क्या किया? एक पार्टनरशिप फॉर्म करी
और एक कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया अंडर आईबीसी। आईबीसी में क्या होता है, रिवाइवल के लिए क्या होता है, एक रेजोल्यूशन प्लान आता है। वो रेजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हो जाए एनसीएलटी से और क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी उसको अप्रूव कर दे, तो क्या हो जाता है, उस पर एक्शन ले लेते हैं। इन्होंने कौन सी कंपनी को टेक ओवर किया अंडर आईबीसी, कॉस्मिक फेरो अलॉयज को। इसमें इनकी पार्टनरशिप थी 34% और इनकी थी 51%। इनकी शेयर होल्डिंग कितनी थी इसमें, 34% और 51%, ये हो गया टोटल 85%। 15% किसके लिए था, एम्प्लॉय ट्रस्ट के लिए था, एम्प्लॉयज़ के ट्रस्ट के लिए। इस कंपनी में 34% क्यूवीसी का था, 51% यूनाइटेड का था और 15% एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट का था। इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो इनके पास कितना आ गया, इफेक्टिवली इनके पास आ गया 40% और इनके पास आ गया 60%, क्योंकि 15% का तो एम्प्लॉय ट्रस्ट है। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 34% कितना, 85% का तो 100% कितना होगा, 40। ये कितना आ गया, 60%। इनके बीच में क्या हो गया ना, एक डिस्प्यूट हो गया, इनके बीच में क्या हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया इन दो कंपनियों के बीच में। और यूनाइटेड ने क्या सोचा ना कि इनके जो इन्होंने नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रखे हैं, दोनों कंपनी ने अपने अपने नॉमिनी डायरेक्टर किस पे, बोर्ड पे अपॉइंट कर रखे थे। क्यूवीसी ने कॉस्मिक के बोर्ड पे अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा था और यूनाइटेड ने कॉस्मिक के बोर्ड पे अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा था। यूनाइटेड को आया गुस्सा, इनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट से क्या है, यूनाइटेड को आया गुस्सा। यूनाइटेड ने बुलाई एक ईजीएम में अपना मेजॉरिटी वोट से क्या किया, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ क्यूवीसी को रिमूव कर दिया। क्यूवीसी पहुंच गया कहां पे, क्यूवीसी पहुंच गया एनसीएलटी के पास कि सर ये हमारे साथ गलत हो रहा है। एनसीएलटी कहता कुछ गलत नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, सब ठीक है, सब चंगा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। एनसीएलटी ने क्या कर दिया, इनको डिसमिस। इसकी अपील लेके चले गए एनसीएलटी भी क्या बोलता, कुछ गलत नहीं हो रहा, सब चंगा है, और क्या कर दी, इनकी अपील को कर दिया डिसमिस। एक्चुअली हुआ क्या ना, जो ये यूनाइटेड ने क्या बोला एनसीएलटी में और एनसीएलटी में कि हमने इनको ईजीएम का प्रॉपर नोटिस सर्व किया था, इनकी तरफ से ना यूनाइटेड आया, ना नीलेश आया, ना प्रीति आई। ये तीनों क्या है, एपेलेंट है। नीलेश क्या है, क्यूवीसी में डायरेक्टर है, और प्रीति शायद इनकी वाइफ या सिस्टर होंगी, जो भी है। इनकी होल्डिंग, इन तीनों की होल्डिंग मिला के कितनी थी, 34% कॉस्मिक में। ना क्यूवीसी आया, ना नीलेश आया, ना प्रीति आई, तीनों में से कोई नहीं आया। तीनों में से किसी का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं आया, कोई प्रॉक्सी नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं आया। और इन्होंने कोई आके ईजीएम में किसी ने कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जब किया ही नहीं, तो ये किस मुंह से यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि ये गलत है। मेजॉरिटी रूल प्रिवेल करता है, मेजॉरिटी से इनको हटा दिया। मेजॉरिटी से हटाया तो एनसीएलटी और एनसीएलटी दोनों ने बोला कि जो इनका रिमूवल है एज पर लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013 है। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपने अगर कोई पार्टनरशिप करके, कोई कंसोर्शियम बना के साथ में टेक ओवर की है तो आपका कोई ना कोई नॉमिनी डायरेक्टर रहेगा ही रहेगा। नॉमिनी डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं बाय मेजॉरिटी। कंपनी रूल में मेजॉरिटी रूल लगता है और एज पर मेजॉरिटी रूल ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 13, इकोनॉमी होटल इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी। ये केस है रिलेटेड सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड। सेक्शन 66 किसकी बात करता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की।
आपको अगर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल करनी है तो आपको चाहिए BR, SR प्लस NCLT अप्रूवल। BR चाहिए, SR चाहिए और NCLT अप्रूवल चाहिए, NCLT का कंफर्मेशन चाहिए, NCLT से सैंक्शन चाहिए। इस कंपनी ने क्या किया, BR सही से पास करा दिया, SR सही से पास करा दिया, पर इसे NCLT ने क्या दिया, अप्रूवल नहीं दिया। NCLT ने इसे अप्रूवल इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसने जो SR पास किया था ना, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिखा। उसमें ऐसा नहीं लिखा कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया। बेचारे कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा, छोटी सी कंपनी होगी, या फिर कंपनी सेक्रेटरी को पता नहीं होगा, तो उसने क्या लिख दिया, यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। किसी डायरेक्टर ने बनाया होगा रेजोल्यूशन, उसको नहीं पता होगा स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। ऑल्दो उसने सेक्शन 114 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि बात करता है OR और SR के बारे में, इन्होंने SR तो ढंग से पास कराया बट एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी, स्पेशल रेजोल्यूशन को यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिख दिया, और NCLT ने उनको अप्रूवल नहीं दी। रिडक्शन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिडक्शन को रिजेक्ट कर दिया मिनट्स, क्योंकि इन्होंने जो मिनट्स की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दी होगी, मिनट्स की जो इन्होंने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दी होगी, CTC ऑफ इन्होंने जो मिनट्स दिया होगा NCLT को, उसमें क्या लिखा था, यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इन्होंने अपील कर दी NCLT के पास। अपील कहाँ कर दी, NCLT कहता है कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक डोमेस्टिक अफेयर है। वैसे ही प्राइवेट कंपनी छोटी सी कंपनी होगी, क्लोजली हेल्ड कंपनी होगी, कुछ शेयर होल्डर होंगे, कुछ डायरेक्टर होंगे, अपना इनको डोमेस्टिक अफेयर है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास इन्होंने ढंग से किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास ढंग से किया है, बस एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आप इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपकी रिडक्शन क्या है, एक्सेप्टेड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये इतना ही था इस केस में। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 14, जो कि है हमारा नीरव मोदी स्कैम से रिलेटेड। नीरव मोदी स्कैम 14,000 करोड़ का था। नीरव मोदी स्कैम बोल लो या इसको PNB स्कैम बोल लो। कितने का था, 14,000 करोड़ का स्कैम था ये। इस केस में क्या हुआ ना, ये जो केवी राव जी हैं, ये जो मिस्टर राव हैं, ये क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे PNB हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। PNB हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, ये क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इनके खिलाफ क्या हुआ ना, NCLT ने क्या बोला कि इनकी क्या कर लो, प्रॉपर्टी कर लो अटैच। किनकी, राव साहब की। राव साहब क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे PNB में। NCLT कहता कि जो मिस्टर राव है ना, ये भी इन्वॉल्व्ड हैं, इनकी वजह से क्या हुआ है, स्कैम हुआ है। इनकी वजह से क्या हुआ है, स्कैम हुआ है। सेक्शन कौन से इन्होंने, एज पर विच सेक्शन इन्होंने प्रॉपर्टी अटैच की, सेक्शन 337 एंड सेक्शन 339। सेक्शन 337 बात करता है पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय ऑफिसर्स। पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय ऑफिसर्स। सेक्शन 339 बात करता है लाइबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट। लाइबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और ये बिजनेस कैसा हो रहा है, फ्रॉड क्या हो रहा है, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है क्रेडिटर्स के साथ। PNB तो खुद क्रेडिटर था एक,
पीएनबी के तो खुद पैसे लेके भाग गए। एनसीएलटी ने बोला कि इसके क्या कर लो, इनके क्या कर लो, प्रॉपर्टी को अटैच कर लो और इनके असेट्स को क्या कर लो, फ्रीज कर लो, ताकि अपने इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी बेच ना पाए। मिस्टर राव कहते कि ये तो अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मिस्टर राव क्या कहते, ये तो अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एनसीएलटी, आप इस ऑर्डर को सेट असाइड कराओ, आप इस ऑर्डर को क्या कराओ, रिवर्स कराओ। एनसीएलटी बोलता नो डाउट ये बंदा जो है हेड है, ये बंदा क्या है, एक बहुत सीनियर पोजीशन पे था पीएनबी के जब ये स्कैम हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं आप 337 और 339 में इनकी प्रॉपर्टी क्या कर लो, अटैच कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो। आउटसाइड क्या है ये, वैसे भी आउटसाइड बंदा। स्कैम तो कहाँ पे हुआ था, स्कैम कहाँ हुआ था, नीरव मोदी गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनी, नीरव मोदी ग्रुप में एंड गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज में। तो इनके असेट्स क्यों अटैच कर रहे हो, बाहर वालों के असेट्स क्यों अटैच कर रहे हो। No doubt a person may be head of some other organization but उनके assets cannot be robbed, but his or her assets cannot be robbed। इनके NCLT ने क्या बोला, इनके assets आप अटैच नहीं कर सकते। और ऐसा ही सेम केस सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था एक, ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था एक, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात बोली थी कि आप ऐसे ही आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के हेड के, आउटसाइड कंपनी, किसी और कंपनी के हेड के या डायरेक्टर के असेट्स को ऐसे अटैच नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा केस नंबर 15। केस नंबर 15 में कंपनी लॉ जैसा तो खैर कुछ भी नहीं है, यहाँ बात हुई है जुरिस्डिक्शन की, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट या फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे जिसने पिटीशन लगाई वो एक डायरेक्टर था, ये क्या हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया अंडर सेक्शन 164। क्या हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया अंडर सेक्शन 164। ये भाई साहब क्या हो गए, सेक्शन 164 2A में डिस्क्वालीफाइड। सेक्शन 164 2A क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी कॉन्जिक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक, तो क्या होगा, आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। आरओसी ना क्या करता है, लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स निकालता है, हर एरिया का आरओसी, जैसे दिल्ली का आरओसी, दिल्ली हरियाणा का आरओसी, पंजाब का आरओसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या करता है, लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स निकालता है। तो इस लिस्ट में इन भाई साहब का नाम आ गया हुआ, 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक, कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या नहीं की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की होगी। ये चले गए हाई कोर्ट में रिट लगाने। ये कहाँ चले गए, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई इन्होंने। और रिट पिटीशन भी कौन सी लगाई, रिट ऑफ सर्टियोरारी। रिट ऑफ सर्टियोरारी का मतलब क्या होता है, टू बी
सर्टिफाइड। रिट ऑफ सर्टियोरारी में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास रिट देने की पावर होती है, ये क्या होता है, एनफोर्स होता है। रिट में क्या होता है, एनफोर्स होता है फंडामेंटल राइट्स। ये क्या होता है ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, लोअर कोर्ट जो इनके नीचे जितने भी कोर्ट आते हैं या फिर ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा, इनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना, लोअर कोर्ट हो गए, ट्रिब्यूनल हो गए, इनके ऑर्डर्स को ये सेट असाइड कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, लोअर कोर्ट के या इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर्स को क्वैश कर सकते हैं। एज पर आर्टिकल 226 and 227, आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 226 कहता है कि हाई कोर्ट के पास क्या है, आर्टिकल 226 कहता है कि हाई कोर्ट क्या दे सकता है, रिट दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, एक्सेट्रा। फंडामेंटल राइट एनफोर्स कराने के लिए क्या हो सकता है, आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। और आर्टिकल 227 क्या कहता है, हाई कोर्ट क्या करता है, सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट्स, सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स जो उसके जुरिस्डिक्शन में है, विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। सुपरिटेंडेंस मतलब उनको देखेगा कैसे काम करना है, क्या करना है, उनको बेसिकली उनको एक सुपरवाइज करेगा। वो कौन करेगा, हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन में। आर्टिकल 226 ये कहता है, आर्टिकल 227 ये कहता है। अब इन भाई साहब ने किया क्या ना, आपको मतलब सुन के हैरानी होगी कि केस में हुआ क्या है। एडवोकेट ने भी कैसे अपने जो क्लाइंट को एडवाइस कर दी ऐसी, ये समझ नहीं आ रहा, ये मुझे भी समझ नहीं आया था। इन्होंने क्या किया, कंपनी कहाँ की थी, मुंबई की। डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई हुआ वो कहाँ का था, मुंबई का। तो इनको मुंबई के हाई कोर्ट में जाना चाहिए था ना, अगर जाना भी चाहिए था तो कहाँ जाना चाहिए था, मुंबई के हाई कोर्ट में। ये कहाँ गए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जब जज साहब ने बोला कि यहाँ क्या करने आए हो आप, भाई मैटर मुंबई का है, आप मुंबई कोर्ट में जाओ, तो इनके जो एडवोकेट साहब थे वो कहते हैं कि ये लोग ना एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी कहाँ की है, मुंबई में। हाई कोर्ट कहते हैं यार मजाक कर रहे हो क्या यार, तुम मजाक करने आए हो यहाँ पे। इनको रिट पिटीशन को क्या कर दिया, उन्होंने सेट असाइड कर दिया। इनकी एक तो रिट पिटीशन को सेट असाइड किया, दूसरा इन पे एग्जेम्पलरी कॉस्ट भी लगा दी। कोर्ट का टाइम वेस्ट करने आए हो, एग्जेम्पलरी कॉस्ट भी लगा दी। कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए इनका जो है, इनकी रिट क्या होगी, रिजेक्ट हो गई। इनकी रिट क्या होगी, डिसमिस हो गई। कोर्ट कहता कि ऐसे फैसले हमारे कोर्ट ने ऐसे फैसले एक दो और केसेस में हमने ऐसे फैसले सुना रखे हैं, तो सिर्फ उस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए तुमने हाई कोर्ट या इस वाले हाई कोर्ट में, इस जुरिस्डिक्शन में तुमने इस हाई कोर्ट में क्या किया है, रिट पिटीशन फाइल की है। और ये क्या है, अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन। क्या है ये, अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए, तुम इसकी वजह से यहाँ आए हो और तुम्हारा कोई रीज़न नहीं है आने का। तुम्हारा जो पिटीशन है वो डिसमिस होती है। क्या होती है तुम्हारी पिटीशन, डिसमिस, और तुम पे क्या लगता है, एग्जेम्पलरी कॉस्ट भी लगा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे यहाँ पे 15 केस लॉस पूरे हो गए मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ के।
आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, बाकी केस स्टडी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।